हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है जो हमारी प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है टॉप 1000 एमसीक्यू पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 4 में लेके आपके समक्ष उपस्थित हूं, जिसमें हम चुनिंदा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए। और यह प्रश्नोत्तरी सीरीज राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। इससे पहले भी हमने 2000 प्रश्नों के बारे में लगभग चर्चा कर चुके हैं विभिन्न वीडियो सीरीज के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर। यदि आपने उन प्रश्नोत्तरी सीरीज को भी नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर मौजूद है। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आपको सभी वीडियो सीरीज उपलब्ध है, मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहला सवाल यह रहा मित्रों, पहला सवाल क्या कह रहा है कि संचार संगतता और सुरक्षा समझौता कौम कासा हाल ही में समाचारों में देखा गया और यह भारत का किस देश के साथ है। यानी यह एग्रीमेंट भारत सरकार का किस देश के साथ हस्ताक्षरित है। यूएसए, यूरोपीय संघ, सार्क, आसियान। क्या होगा इस फर्स्ट नंबर सवाल का? आप प्रत्येक आंसर का गैस करिएगा, अपने उत्तर को अनुमान लगाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। यूएसए यानी अमेरिका के साथ भारत सरकार के द्वारा यह समझौता किया गया है, संचार संगतता और सुरक्षा समझौता कॉम कासा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। कॉम कासा एक सहयोगी और सुरक्षा बलों और उच्च अंतः प्रौद्योगिकी की बिक्री के बीच अंतर को बढ़ावा देने के लिए सहयोगी दलों और करीबी सुरक्षा भागीदारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संकेत यानी समझौता है। उसके साथ यानी अमेरिका के साथ यह समझौता है और भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ रक्षा खरीद प्रक्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के कहे तो यह समझौता भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। बिमस्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको यहां 2 कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्रों में 7 सदस्यीय देश शामिल है जो एक क्षेत्रीय क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। पहला कथन बिमस्टेक के बारे में यह कह रहा है मित्रों। और दूसरा कथन कह रहा है कि यह 7 सदस्यीय राज्यों का गठन करता है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया से 2 वैतपूर्ण और म्यांमार और इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया से 2 राष्ट्र इसमें शामिल है। यानी यह कह रहा है कि कुल 7 राष्ट्र शामिल है। और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। आपके समक्ष ऑप्शन रहे बिमस्टेक के संदर्भ में। बिमस्टेक के संदर्भ में सही कथनों का आपको चयन करना है। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, केवल पहला सही है। बिल्कुल सही बात करता है। अब दूसरा गलत क्यों हुआ? क्योंकि यह कह रहा है कि 7 सदस्यीय राज्यों का गठन करता है जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। यह बात तो बिल्कुल सही है यहां तक। और फिर यह कह रहा है दक्षिणी पूर्वी एशिया से 2 राष्ट्रों को और शामिल करता है, म्यांमार और इंडोनेशिया। मित्रों, म्यांमार इसमें शामिल है जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। तो कौन शामिल है? थाईलैंड इसमें शामिल है, थाईलैंड। इसलिए आपका ऑप्शन 2 गलत हो गया है। यानी बिमस्टेक में जो 7 राष्ट्र है उसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं है, उसकी जगह आपका थाईलैंड शामिल है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, केवल पहला सही है।
बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में इंडोनेशिया सदस्य नहीं है। मित्रों, हमारी जो वीडियो सीरीज है बिमस्टेक पर स्पेशल वीडियो सीरीज बनी हुई है, यदि आपने उसे भी नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये सवाल क्या कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी एससीओ संघाई सहयोग संगठन के बारे में आपको कथनों पर विचार करना और सही कथन का आपको चयन करना है। यह व्यापार, राजनीति, संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। और दूसरा कथन कह रहा है कि एससीओ का आतंकवादी रोधी ढांचा बीजिंग में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको चयन करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, न तो पहला न ही दूसरा। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका एक राइट होगा। केवल पहला कथन सही है कि यह व्यापार, राजनीति, संस्कृति में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ का आतंकवादी रोधी ढांचा बीजिंग में स्थित नहीं है। मित्रों, दूसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि यह आतंकवादी रोधी ढांचा है, यह आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है, जो 2004 में स्थापित किया गया था। मित्रों, केवल पहला कथन सही है। एससीओ सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसी को मजबूत करने के लिए एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। एससीओ का आतंकवादी रोधी ढांचा ताशकंद में स्थित है, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पर एससीओ का आतंकवादी रोधी ढांचा है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये मार्शल योजना कब लॉन्च की गई थी? यह बात हो रही है शीत युद्धकालीन समय अवधि की है, और किस देश के द्वारा और कब लॉन्च की गई? 1945, 1947, 1954, 1957। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। 1947 में यूएसए के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था, मार्शल योजना को। क्या है योजना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, 8 जून 1947 का दिन विश्व को साम्यवादी क्रांति के खतरों से बचाने के लिए अमेरिका द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी। यानी क्यों की गई थी? विश्व को साम्यवादी क्रांति के खतरों से बचाने के लिए, नहीं, सोवियत संघ के द्वारा जो साम्यवादी क्रांति के जो प्रयास किए जा रहे थे, उसे विश्व के राष्ट्रों को बचाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था, यानी मार्शल योजना को। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, और इन्हीं के कार्यकाल में विदेश सचिव थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, इन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया। इनके द्वारा ये मॉडल सुझाया गया था मार्शल योजना का। यानी राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल में विदेश सचिव थे जॉन मार्शल, इन्हीं के द्वारा इस योजना का प्रतिपादन किया गया था, और इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसमें विश्व को साम्यवादी क्रांति के खतरों से बचाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी, और इसे डॉलर कूटनीति भी कहा जाता है। डॉलर कूटनीति। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सार्क देशों के साथ साप्टा के सफल नहीं होने के प्रमुख कारण क्या है? पहला कारण बता रहा है संकीर्ण निर्यात के आधार के कारण दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता सफल नहीं हो रहा है, संकीर्ण निर्यात के आधार के कारण। दूसरा कारण है कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता का अभाव। तीसरा कह रहा है राजनीतिक बाधा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर आपको चयन करना है कि इनमें से कौन से कारण है जो साप्टा के सफल नहीं होने के प्रमुख कारण है, उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तीनों।
साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मित्रों, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा, यह आपका सार्क का जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2004 में। 12वां कब हुआ है? 2004 में। कहां पर हुआ? सार्क का 12वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2004 में आयोजित हुआ था, जिसमें इस साप्टा को डिजाइन किया गया था, यानी उस पर हस्ताक्षर हुए थे। साप्टा के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे 2004 में। जबकि ये लागू कब हुआ है? 2006 में लागू हुआ है। 1 जनवरी 2006 को साप्टा लागू हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर कब हुए? सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन 2004 में। कहां पर हुए? इस्लामाबाद में। यह फैक्ट आप नोट करिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, पहला और तीसरा, जो इस साप्टा के सफल होने के प्रमुख कारण है, सफल नहीं होने के प्रमुख कारण के लिए उत्तरदायी है आपका पहला और तीसरा, कि संकीर्ण निर्यात के आधार के कारण साप्टा सफल नहीं हो रहा। यह बात बिल्कुल सही है। और राजनीतिक बाधा भी इसमें अड़ंगा डालती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का अभाव नहीं है। जो सार्क देश है, इनका प्रत्येक देशों के साथ या सामूहिक रूप से अलग अलग समझौते हैं, अभाव नहीं है। द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का मित्रों अभाव नहीं है। तो पहला और तीसरा इसके लिए उत्तरदायी होगा। और इस सार्क जो समुदाय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क संगठन की, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ढाका घोषणा पत्र के साथ इसकी स्थापना होती है। और इसका सचिवालय कहां है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर। देशों के संकीर्ण निर्यात के आधार के कारण वे सीमित वस्तुओं में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस प्रकार बहुत कम संपृक्तता होती है। राजनीतिक बाधाएं स्वयं स्पष्ट है मित्रों, कि राजनीतिक बाधाएं के कारण यह साप्टा है जो सफल नहीं हो रहा है, और संकीर्ण निर्यात के आधार पर भी यह समझौता सफल नहीं हो रहा है। अब दक्षिणी एशिया में पहले से ही कई द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं, इसलिए व्यापार द्विपक्षीय मार्ग लेता है, क्योंकि यह बहुपक्षीय साप्टा मार्ग के बजाय आसान है। इसलिए कथन 2 गलत है, जबकि पहला और तीसरा बिल्कुल सही थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ। एनपीटी और सीटीपीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत ने न तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए और न ही इसकी पुष्टि की। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों सही है, या न तो पहला है और न ही दूसरा सही है। क्या होगा राइट? 6 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन कीजिए। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, केवल पहला कथन सही है कि भारत ने न तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए और न इसकी क्या है पुष्टि की है। जब हस्ताक्षर भी नहीं किए तो इसकी पुष्टि कैसे कर सकता है? तो पहला तो आपका बिल्कुल क्या है, बात सही है। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। मित्रों, भारत ने सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए, भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। कहने का मतलब यह रहेगा, भारत ने न तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए न ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए है, न ही इन दोनों समझौतों की पुष्टि की है। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यह आपकी 1996 में आती है, हस्ताक्षरित होती है 1996, जबकि 1968 में आपकी होती है एनपीटी।
और ये लागू होती है 1970 में। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, केवल पहला कथन सही है। भारत ने न तो एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए और न ही इसकी पुष्टि, यानी भारत ने न तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, न ही सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए, न ही इन दोनों संधियों की पुष्टि की है। भारत के साथ काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद है, यानी मित्रों यहां पास नहीं है, यहां साथ है। भारत के साथ काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद है। बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, यानी काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किन देशों के साथ है। मित्रों यह घटना हाल ही में चर्चा में रही है। काला पानी, लिपुलेख विवाद, ऑप्शन सी राइट होगा, नेपाल के साथ है। हाल ही में नेपाल ने एक नया अपने देश का नया नक्शा जारी किया है, मानचित्र जारी किया है, और जिसमें काला पानी और लिपुलेख जो इत्यादि क्षेत्र है उनको अपने कंट्री में दिखाया है, अपनी सीमा में दिखाया है। इसी को लेकर भारत और नेपाल दोनों राष्ट्रों की मध्य विवाद है, काला पानी, सुस्ता क्षेत्रीय और लिपुलेख। काला पानी और लिपुलेख एक ही बात है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दक्षिणी एशियाई सूचना केंद्र कहां पर स्थित है? दक्षिणी एशियाई सूचना केंद्र कहां पर स्थित है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ऑप्शन आपका थ्री राइट होगा, नेपाल में। दक्षिणी एशियाई सूचना केंद्र कहां है? नेपाल में स्थित है। जबकि दक्षिणी एशियाई सांस्कृतिक केंद्र कहां है? तो ये आपका श्रीलंका में है। दक्षिणी एशियाई सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका में है। नाइन नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परंपरागत उपागम तथा व्यवहारवादी मानव उपागम के मध्य सेतु का निर्माण किया था? किस विचारक ने परंपरागत उपागम तथा व्यवहारवादी मानव उपागम के मध्य सेतु का निर्माण किया था? मुनिवे रिले ने, मियो ने, पीटर ड्रेकर ने, मेरी पार्कर फोलेट ने। मित्रों संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा किससे संबंधित है? संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो वो आपके मेरी पार्कर फोलेट और मेरी पार्कर फोलेट ने ही इस बात को उल्लेखित किया है। ऑप्शन चार राइट हो जाएगा, मेरी पार्कर फोलेट, जिन्होंने संगठन में संघर्ष प्रबंधन की जो अवधारणा प्रतिपादित की है उसी से यह संबंधित है कि इसने परंपरागत उपागम तथा व्यवहारवादी मानव उपागम के मध्य एक सेतु का निर्माण का कार्य किया है, मेरी पार्कर फोलेट। जबकि पीटर ड्रेकर उद्देश्य आधारित जो प्रबंधन है, पीटर ड्रेकर का संबंध उससे है। एल्टन मेयो ने मानव संबंध विचारधारा का प्रतिपादन किया है, और मुनिवे रिले ये लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण है उससे संबंधित है, और इन्होंने प्रमुख सिद्धांतों का निर्माण किया है। मेरी पार्कर फोलेट ने संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा का विकास किया। उन्होंने कहा कि किसी संगठन में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण विवाद होते हैं, यह कोई युद्ध नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि जो किसी संगठन में जो विवाद होते हैं वो किसी युद्ध का रूप नहीं लेते हैं, वह तो केवल व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण ही होते हैं। ये बात मेरी पार्कर फोलेट कहती है, और इन्होंने संगठन में संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा का विकास किया है। चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। एल्टन मेयो द्वारा किए गए कार्यों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करें, यानी एल्टन मेयो द्वारा किए गए कार्य को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। यह उसकी कुछ रचना है, इसको आपको प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी एल्टन मेयो की ये तीनों ही रचनाएं किसकी? एल्टन मेयो की है, और इसको प्रकाशित होने के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन।
इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इसका क्रम क्या रहेगा वो आपको चयन करना है। पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दूसरा पहला, दूसरा पहला तीसरा, तीसरा पहला दूसरा। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। तीसरा दूसरा और पहला आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 3 2 1 ये इनका क्रम रहेगा। द ह्यूमन प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये आपकी 1933 में प्रकाशित होती है, 1933 में। द सोशल प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये आपकी 1945 में प्रकाशित होती है। और द पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ये आपकी 1975 में प्रकाशित होती है। 3 2 1 इसका क्रम रहेगा। एल्टन मेयो मानव संबंध विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। इलेवन नंबर सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन कह रहा है कि मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन पर बल देती है। दूसरा कथन कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा केवल औपचारिक संगठन पर केंद्रित थी। और तीसरा कथन कह रहा है कि मानव संबंध विचारधारा एफ.डब्ल्यू. टेलर तथा वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित है। केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, केवल पहला व दूसरा दोनों सही, सभी सही है। आपको सत्य कथन का चयन करना है। क्या होगा इस 11 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। सॉरी, ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। पहला व दूसरा दोनों सही है। पहला व दूसरा दोनों सही है कि मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन पर बल देती है, ये बात बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा केवल औपचारिक संगठन पर केंद्रित थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। मानव संबंध विचारधारा एफ.डब्ल्यू. टेलर ये नहीं मित्रों, मानव संबंध विचारधारा एल्टन मेयो ने दी थी और वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित है। इसलिए आपका ऑप्शन 3 गलत हो गया है। पहला और दूसरा दोनों सही है। मानव संबंध विचारधारा एल्टन मेयो, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन 3 राइट है। पहला और दूसरा दोनों सही। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। आमंड द्वारा प्रतिपादित दबाव समूह के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। संस्थागत दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, गैर सामुदायिक दबाव समूह, असंस्थागत दबाव समूह। आमेड ने जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया उसमें शामिल नहीं है संस्थागत, सामुदायिक, गैर सामुदायिक, असंस्थागत। ऑप्शन 4 राइट होगा। असंस्थागत दबाव समूह इसमें शामिल नहीं है। इसकी जगह उन्होंने कुल 4 प्रकार बताए हैं दबाव समूह के। 4 प्रकार बताए हैं जिसमें 3 आपके योग है और चौथा है आपका उपद्रवकारी या प्रदर्शनकारी दबाव समूह। उपद्रवकारी या प्रदर्शनकारी दबाव समूह चौथा इन्होंने बताया है। असंस्थागत दबाव समूह की बात आमेड नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। यानी किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात हो रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव की बात हो रही है और इनके निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, इस आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। 7वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन।
13 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इनका निर्वाचक मंडल क्या है, अपूर्ण है। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पोषण जो मिशन है भारत सरकार का, पोषण मिशन, इसके समग्र कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को देश में पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश को, ओडिशा को, गुजरात को, तेलंगाना को। क्या होगा 14 नंबर सवाल का राइट आंसर है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। आंध्र प्रदेश सरकार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पोषण योजना भारत में पोषण परिवर्तन कार्यक्रम पोषण अभियान में आंध्र प्रदेश को अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में पहले स्थान पर रखा गया है। पोषण अभियान के 2 साल पूरे होने पर 8 से 22 मार्च 2020 तक पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब क्या है पोषण अभियान, इसके बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने देश की कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 18 दिसंबर 2017 को पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में पोषण अभियान को शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य देश में कुपोषण को जीवन में एक समन्वित और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाकर मिटाना है। इस पोषण अभियान का लक्ष्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं की पोषण की स्थिति में सुधार करना है। तो यह थी पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन का प्रमुख उद्देश्य। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आप वीडियो को रोककर आसानी से पढ़ सकते हैं स्लाइड को। केंद्र सरकार ने महिलाओं को आजीविका कमाने के लिए समर्थन देने के लिए 2022 तक कितने स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव दिया है? यानी भारत सरकार ने महिलाओं को आजीविका कमाने के लिए समर्थन देने के लिए 2022 तक कितने स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव दिया? 50 लाख, 30 लाख, 75 लाख, 80 लाख। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। 75 लाख का प्रस्ताव दिया है भारत सरकार ने। ऑप्शन सी राइट होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 मार्च 2020 को कहा कि वर्ष 2022 तक देश में कुल 75 लाख महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। यानी 75 लाख महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही है। तो मित्रों नेक्स्ट सीरीज के अंतर्गत मिलते हैं और नए सवालों के साथ। धन्यवाद।